नमस्कार, सवाल पब्लिक का स्पेशल एडिशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे पर आज है। नॉर्वे वो पहुंचे। नॉर्वे में प्रधानमंत्री को वहां के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। इससे पहले कल स्वीडन ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। अपने इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ऐसी जंग जीतने में लगे हैं जो हिंदुस्तान को भविष्य में अजय बना देगी। मोदी का फोकस है भारत को मौजूदा वैश्विक हालात से कैसे बचाया जाए, जनता पर युद्ध का असर कम से कम पड़े, महंगाई का असर ना पड़े। नॉर्वे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली का दौरा करने वाले हैं। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के साथ कौन सी डील डन की है, एक स्पेशल रिपोर्ट इस पर दिखाते हैं। देखिए और समझिए। आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है। यूरोप के बीच पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस पूरे विश्व में शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। हमने हमारे संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांधने का निर्णय लिया। अब हमें इस पार्टनरशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहिए। यहाँ पर जो भी लोग रहते हैं वो उनको बहुत ही सम्मान देते हैं। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। वो जो भारत के लिए कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी दुनिया नाप रहे हैं ताकि अपने भारत को मौजूदा वैश्विक हालात से कैसे भी बचाया जाए। गरीब और मिडिल क्लास पर युद्ध का असर कम से कम पड़े, डीजल पेट्रोल के दाम कम से कम बढ़ाने पड़े। जरा देखिए, 6 दिन 144 घंटे में 5 देश, नया भारत के भविष्य की सबसे बड़ी तैयारी। मिडिल ईस्ट में असमंजस के हालात, तेल रूट पर बढ़ता खतरा और हार्मुज स्ट्रेट की बंदी ने दुनिया के सामने महामंदी का जोखिम बढ़ा दिया है। अमेरिका यूरोप से विकासशील देशों तक की अर्थव्यवस्था को लेकर बुरे संकेत मिलने शुरू हो चुके हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का ये विदेश दौरा सामान्य विदेश दौरा नहीं, बल्कि भारत की फ्यूचर रेडी कूटनीति के रूप में देखा जा रहा है। आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। बढ़ते वैश्विक संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि एक वक्त था जब जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत होती थी, लेकिन अब दुनिया में रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ तेल, एआई, सेमीकंडक्टर, एनर्जी और तकनीक की जरूरत पड़ गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त इसी मिशन पर लगे हुए हैं। भारत में आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। हमारे स्टार्टअप्स एआई, फिनटेक, स्पेस, ड्रोन्स, बायोटेक, क्लाइमेट टेक और मोबिलिटी में ग्लोबल सॉल्यूशंस बना रहे हैं। अब हमें इस पार्टनरशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहिए। वैक्सीन्स, कैंसर केयर, डिजिटल हेल्थ, न्यूट्रिशन
और मेडिकल डिवाइसेस में बहुत बड़ा स्कोप है। आप डिजाइन फॉर इंडिया, मेक इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया के मॉडल पर आगे बढ़ सकते हैं। मोदी के इस वक्त दुनिया विजिट का कितना इंपॉर्टेंस है उसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक एक देश को रीच आउट किया गया है। रिसर्च टीम ने ये पूरा खाका तैयार किया है कि किस देश से कैसी डील होनी चाहिए। यूएई से क्या हुआ है समझे। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व पर एमओयू, भारत को एलपीजी सप्लाई पर सहमति, भारत में $5 बिलियन निवेश, स्ट्रेटेजिक पार्टनर फ्रेमवर्क पर डील। उसके बाद नीदरलैंड में 17 ऐतिहासिक डील पर मुहर लगी। सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी पर मुहर, रक्षा सह उत्पादन पर डील और कूटनीतिक संबंध बढ़ाने की सहमति बनी। नीदरलैंड के बाद नरेंद्र मोदी स्वीडन पहुंचे। स्वीडन और भारत संकट काल को अपॉर्चुनिटी में कैसे बदले, इस पर नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने क्या क्या काम किया वो देखें। स्वीडन में मोदी को स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार सम्मान से नवाजा गया। एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एआई को लेकर वार्ता और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बात हुई। भारत और स्वीडन के संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों, रूल ऑफ लॉ और ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट की मजबूत नींव पर आधारित है। हम दोनों इनोवेशन को विकास का माध्यम मानते हैं, सस्टेनेबिलिटी को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और डेमोक्रेसी को अपनी ताकत मानते हैं। हमने इन समानताओं के आधार पर आगे बढ़ने पर चर्चा की। हर क्षेत्र में हमारे बढ़ते सहयोग को देखते हुए हमने हमारे संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांधने का निर्णय लिया। इस पार्टनरशिप के अंतर्गत हम ग्रीन ट्रांजिशन, रक्षा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज तथा पीपल टू पीपल टाइज जैसे मुख्य स्तंभों पर आगे बढ़ेंगे। स्वीडन से आगे प्रधानमंत्री मोदी का काफिला अब नॉर्वे पहुंच चुका है। नॉर्वे और भारत की मित्रता का इतिहास पुराना है, लेकिन संबंध को नए सिरे से तराशने की जरूरत है, जिस पर टीम मोदी तेजी से काम कर रही है। ये तस्वीर बता रही है कि मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक प्रधानमंत्री मोदी की धमक सुनाई दे रही है। आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। करीब 43 वर्षों के बाद ये पहला मौका है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने नॉर्वे की धरती पर कदम रखा है। इससे पहले जून 1983 में इंदिरा गांधी ने नॉर्वे का दौरा किया था। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय के साथ भी मिले। वहां मौजूद भारतीय समुदाय ने गर्मजोशी से पीएम मोदी का स्वागत किया। बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि वो पहली बार नॉर्वे आ रहे हैं। यहाँ पर जो भी लोग रहते हैं वो उनको बहुत ही सम्मान देते हैं और बहुत प्यार करते हैं। I am very much excited. I can't wait to meet him. We feel so lucky that we got honor to meet our Prime Minister. We are so lucky. हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है जैसे मोदी जी आ रहे हैं, और हम चाहते हैं कि वो ऐसे आते रहें और हमसे मिलते रहें, और वो जो भारत के लिए कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और हमारे देश का नाम बहुत ही ऊपर जा रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब यूरोप एक गंभीर सुरक्षा संकट से जूझ रहा है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में मुश्किलें आ रही हैं और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों के कारण हरित प्रौद्योगिकियों और आर्कटिक क्षेत्र में लोगों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ रही है। प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान फोकस व्यापार और निवेश पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया के अनेक देशों के साथ संबंधों में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिला है। इस सूची में यूरोप में बसे नॉर्डिक देशों के नाम भी आते हैं, जिनमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड शामिल हैं। पीएम मोदी के प्रयास से ही 2018 में पहली बार भारत ने नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन किया था। अब अपनी यूरोप यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारतीय नॉर्डिक सम्मेलन में भी शामिल हो रहे हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी की पहली नॉर्वे यात्रा है। दौरा क्यों अहम है, इसे जानने के लिए नॉर्डिक देशों का महत्व भी समझिए। लगभग 2 करोड़ 70 लाख आबादी वाले 5 नॉर्डिक देश $1.5 ट्रिलियन जीडीपी के साथ
यूरोप की करीब 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाती है। नॉर्डिक क्षेत्र की प्रति व्यक्ति जीडीपी पूरे यूरोपीय संघ के औसत से लगभग 2 गुना है। वहीं इन देशों की करीब 60 कंपनियां फोर्ब्स की दुनिया की 2000 सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियों में शामिल है। भारत के साथ भी नॉर्डिक देशों के संबंध लगातार गहरे हो रहे हैं। 700 से ज्यादा नॉर्डिक कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। वहीं करीब 150 भारतीय कंपनियां भी नॉर्डिक क्षेत्र में अपनी मौजूदगी रखती हैं। नॉर्डिक देशों के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार करीब 19 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जिसमें दोनों आयात और निर्यात लगभग 9.5 अरब डॉलर है। भारत और नॉर्डिक देश लगातार स्वच्छ ऊर्जा, सर्कुलर इकोनॉमी, स्मार्ट सिटी, एआई और डिजिटलीकरण जैसे क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। मिशन वर्ल्ड को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का यूएई का दौरा पूरा हो चुका है। नीदरलैंड टूर भी पूरा हो चुका है। स्वीडन का दौरा भी पूरा हो चुका है। अब प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे दौरे पर हैं। 2 दिन की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री इटली जाएंगे। ग्लोबल क्राइसिस में सबसे बड़ी चुनौती है फॉरेक्स रिजर्व की। यही वजह है कि पीएम मोदी का सारा फोकस देश के विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने का है, क्योंकि अगर देश में विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आई तो इसका सीधा असर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पड़ेगा। न सिर्फ पेट्रोल डीजल महंगा होगा, बल्कि देश में महंगाई भी बेतहाशा बढ़ेगी। सरकार चाहती है कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार लगातार मजबूत रहें और इसके लिए बहुत जरूरी है कि भारत में विदेशी निवेश और वैसे भी दुनिया की सबसे तेज रफ्तार इकोनॉमी और सबसे बड़े और युवा टैलेंट पूल के साथ दुनिया के देश अपनी इकोनॉमिक रफ्तार के लिए भी संभावनाएं देख रहे हैं। आज का भारत स्केल और स्टेबिलिटी का प्रतीक है। स्केल की बात करें तो हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी भी है और दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट पूल भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी या फिर कनेक्टिविटी, भारत की स्पीड को विश्व में कोई मैच नहीं कर सकता। इसी कारण पूरे विश्व के ग्रोथ में आज भारत 17% योगदान दे रहा है। और स्टेबिलिटी के विषय पर तो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करते हुए आज ही के दिन मेरे 12 वर्ष पूरे हुए हैं। इन 12 वर्षों में कंटिन्यूअस रिफॉर्म से हमने अपना इकोनॉमिक डीएनए ट्रांसफॉर्म किया है। प्रधानमंत्री मोदी की यही कोशिश उनकी लोकप्रियता को लगातार बढ़ा रही है। नॉर्वे दौरे से पहले स्वीडन में प्रधानमंत्री मोदी का ग्रैंड वेलकम हुआ। पीएम मोदी को स्वीडन के सबसे बड़े सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। जब से ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला, ट्रंप स्वीडन से बहुत गुस्से में है। ट्रंप ने बाकायदा स्वीडन को धमकाया भी था, जिसके बाद से स्वीडन अमेरिका की जगह दूसरा मार्केट तलाश रहा था और उसको इंडिया जैसा बड़ा देश और मार्केट मिल गया है। स्वीडन में पीएम मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और स्वीडिश पीएम उल्फ क्रिस्टरसन के साथ यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री के शीर्ष व्यापारिक नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने भारत में निवेश, एआई, कारोबार, ग्रीन एनर्जी, नई टेक्नोलॉजी, डिफेंस, स्टार्टअप, सप्लाई चेन से लेकर जलवायु जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की। साथ ही आतंकवाद को लेकर भी कड़ा संदेश दिया। भारत और स्वीडन सहमत है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टरसन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे। भारत की शक्ति क्या है, भारत की संस्कृति क्या है, भारत का इतिहास क्या है, भारत का भविष्य क्या है, प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से पूरी दुनिया देख रही है। मोदी दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। मोदी इस वक्त ऐसी जंग जीतने में लगे हैं जो हिंदुस्तान को भविष्य में भी अजेय बना देगी। मोदी एक साथ 2 फ्रंट पर काम कर रहे हैं। भारत में तेल की खपत कम करने की अपील की, विदेश में ग्रीन हाइड्रोजन डील कर रहे हैं,
हिंदुस्तान में 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील कर रहे हैं। विदेश में सेमीकंडक्टर और एआई डील से देश को आगे बढ़ा रहे हैं। देश में फ्यूल क्राइसिस को कंट्रोल कर रहे हैं। विदेश में नई सप्लाई चेन पर समझौते कर रहे हैं। एक रास्ता बंद होता है तो प्रधानमंत्री मोदी नया रास्ता खोलने की तैयारी में लग जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। अमेरिकी फिटनेस इन्फ्लुएंसर एस्टन हॉल अमेरिका से यूपी के गोंडा पहुंचे तो बाहुबली ब्रजभूषण शरण सिंह का जलवा देखकर दंग रह गए। 15 एकड़ में फैली आलीशान कोठी में हेलीपैड और अस्तबल में करोड़ों की कीमत के घोड़े एस्टन हॉल को हैरान कर गए। इस पूरी विजिट के दौरान अमेरिकन स्टार को एक बात समझ में आ गई, सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग और जमीनी जलवे में बड़ा अंतर होता है। अमेरिकी फिटनेस आइकन और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एस्टन हॉल को तो देखा ही होगा आपने। लोहे जैसी बॉडी के साथ कैमरे पर दौड़ते भागते एस्टन हॉल की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिलियंस में फॉलोइंग है। इंस्टाग्राम पर 18 मिलियन, यूट्यूब पर 5.3 मिलियन, फेसबुक के अलग अलग पेज पर 5 से 10 मिलियन। यानी कुल मिलाकर दुनिया भर में एस्टन हॉल के 20 से 25 मिलियन फॉलोअर्स हैं। लेकिन जब यह अमेरिकन आइकन भारत आया और उत्तर प्रदेश के गोंडा में बाहुबली ब्रजभूषण शरण सिंह का रौला देखा तो ना सिर्फ दंग रह गया बल्कि फैन भी हो गया। रईसी क्या होती है, अंदाज क्या होता है, रियल लाइफ का भौकाल क्या होता है, गोंडा की आबो हवा ने एस्टन हॉल को इसका अंदाजा करवा दिया। 2 दिन के दौरे पर गोंडा पहुंचे थे एस्टन हॉल। एस्टन हॉल की पहली मुलाकात ब्रजभूषण शरण सिंह के सांसद बेटे करण भूषण सिंह से हुई। मिलते ही एस्टन मजाकिया अंदाज में करण भूषण सिंह के जूतों को निहारने लगे, जिस पर अंग्रेजी का अक्षर बी लिखा था। एस्टन ने कहा, बी का मतलब बॉस। लोग हंसने लगे। करण भूषण सिंह ने एस्टन हॉल का गोंडा में वेलकम किया, लेकिन गोंडा में एस्टन की ये एंट्री थी। लेकिन अभी तो पूरी फिल्म बाकी थी। अव्वल तो 15 एकड़ में फैली ब्रजभूषण शरण सिंह की कोठी को देखकर ही एस्टन हॉल की हवाइयां उड़ गई। इसके बाद करण भूषण सिंह एस्टन हॉल को नंदिनी नगर शूटिंग रेंज लेकर पहुंचे। यहां एस्टन ने शायद पहली बार अपने हाथों में राइफल को थामा था। बॉडी बिल्डर एस्टन के सामने धीरे धीरे पत्ते खुल रहे थे। एस्टन करण भूषण सिंह के शूटिंग एक्सपीरियंस को देखकर हैरान थे। करण भूषण सिंह से टिप्स लेकर एस्टन ने यहां 2 फायर किए। साधारण कुर्ते पायजामे में बिना शो ऑफ के करण भूषण सिंह को देखकर एस्टन को अंदाजा नहीं था कि गोंडा में उन्हें इस तरह का अनुभव हासिल होगा। एस्टन ने यहां वर्कआउट भी किया। एस्टन हॉल ने जिम में ब्रजभूषण सिंह की हनुमान गदा उठाकर भी एक्सरसाइज की। हैरानी होगी आपको कि शुरुआती 2 प्रयासों में एस्टन हनुमान गदा को उठा भी नहीं पाए थे, लेकिन तीसरे प्रयास में एस्टन इस गदा को उठाने में सफल रहे। दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह के हनुमान गदा को उठाना वैसे भी आसान नहीं, क्योंकि ये एक मजा हुआ पहलवान ही कर सकता है। ब्रजभूषण नियमित रूप से अखाड़ा जाते थे, व्यायाम और कुश्ती करते थे। हालांकि वो कभी प्रोफेशनल पहलवान नहीं रहे, लेकिन स्कूल और कॉलेज के दिनों में ब्रजभूषण शरण सिंह कुश्ती की प्रतियोगिता में जरूर भाग लेते थे। गोंडा में जितने भी कुश्ती इवेंट्स होते हैं, ब्रजभूषण उसे बढ़ावा देते हैं। 2012 से 2023 तक ब्रजभूषण रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी रहे। एस्टन हॉल जैसे दर्जनों बॉडी बिल्डर ब्रजभूषण शरण सिंह के शागिर्द रहे हैं। लेकिन एस्टन हॉल को इस बारे में कहां मालूम होगा कि जिस बाहुबली
ब्रजभूषण शरण सिंह से वो मिल रहे हैं, वो किस हस्ती का नाम है। लेकिन एस्टन हॉल अभी ब्रजभूषण शरण सिंह के एक शौक से इंट्रोड्यूस नहीं हो पाए, और वो शौक है घोड़ों का शौक। एस्टन हॉल चौंक गए जब उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह के बेशकीमती घोड़ों को देखा। एस्टन हॉल ने ब्रजभूषण शरण सिंह के लग्जरी रेस हॉर्स घोड़े की सवारी की। आपको याद होगा ये लग्जरी रेस हॉर्स घोड़ा, ये वही घोड़ा है जिसे ब्रजभूषण शरण सिंह को उनके एक चाहने वाले ने गिफ्ट किया था। पिछले साल दिसंबर में ही इस घोड़े ने ब्रजभूषण शरण सिंह के अस्तबल में एंट्री ली थी। 1.5 करोड़ की कीमत वाला घोड़ा ब्रजभूषण शरण सिंह को गिफ्ट किया गया, और ये कोई पहली मर्तबा नहीं। पिछले साल जनवरी में भी एक चाहने वाले ने ब्रजभूषण शरण सिंह को मारवाड़ नस्ल का घोड़ा गिफ्ट किया था। दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह घोड़ों के बेहद शौकीन हैं। जिस अस्तबल में एस्टन हिल घुड़सवारी कर रहे हैं, यहाँ ब्रजभूषण शरण सिंह के 5 घोड़े हैं, जिसमें से 4 मारवाड़ी नस्ल के हैं। 1.5 करोड़ की कीमत का एक प्रभात घोड़ा है, एक काला घोड़ा है जिसकी कीमत 15 लाख है, और बाकी घोड़े मिक्स रंग के हैं। ये सभी घोड़े स्टैलियन हैं, जो रॉयल, उदयपुर और जयपुर लाइन के हैं। अमेरिकी फिटनेस आइकन और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एस्टन हॉल के लिए ये एक्सपीरियंस बिल्कुल नया है। सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स लेकर एस्टन हॉल जिस खुशफहमी में थे, गोंडा आकर शायद उन्हें असली फैन फॉलोइंग का एहसास हुआ हो। एस्टन हॉल ने यह महसूस किया होगा कि साधारण से दिखाई देने वाले ब्रजभूषण सरीखे लोग जमीन पर कितने मजबूत हैं। एकड़ों में फैली लाखों करोड़ों की आलीशान कोठी, हेलीकॉप्टर से लेकर घुड़सवारी तक की सारी सुविधाएं, ये सब एस्टन के लिए सपने जैसा है। लेकिन एक बात और है, एस्टन हॉल अभी एक ही बाहुबली से मिले हैं। ऐसे शौकिया और रौले में रहने वाले बाहुबलियों की लंबी फहरिस्त है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के भद्री रियासत से ताल्लुक रखने वाले रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से एस्टन हॉल जब मिलेंगे तो दंग रह जाएंगे। जैसे एस्टन हॉल को वायरल होने के लिए पसीना बहाना पड़ता है, यहाँ राजा भैया के अस्तबल में नए घोड़ों की एंट्री वायरल हो जाती है। जैसे 30 लाख के इस ट्रोजन घोड़े की एंट्री वायरल हो गई थी। राजा भैया के राजभवन बेती में कुल 6 घोड़े हैं, सभी मारवाड़ी नस्ल के हैं। जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह का ठाठ देखकर एस्टन हॉल चौंक गए, वैसे ही राजा भैया का भी राजशाही ठाठ है। यहाँ एस्टन के राइफल पकड़ने में हाथ कांप रहे थे। राजा भैया के पास असलहों का अंबार है। शस्त्र पूजा में राजा भैया ने अपना असलहा दुनिया के सामने लाया तो लोग दंग रह गए थे। कुंडा की बेटी कोठी में राजपुतानी शान इतनी ऊंची दिखाई दी कि बंदूकें गिन पाना मुश्किल हो गया था। बिहार के छोटे सरकार भी सोशल मीडिया के सुपरस्टार हैं। अनंत सिंह के शौक और स्टाइल वैसे ही वायरल हैं जैसे एस्टन हॉल दुनिया में वायरल है। लेकिन अनंत सिंह को वायरल होने के लिए एस्टन हॉल जितना जतन करने की जरूरत नहीं पड़ती। रही बात शौक की, तो अनंत सिंह के पास भी 4 घोड़े हैं, जिसके अनंत सिंह ने नाम भी दिए हैं: लाडला, श्याम, करण, वंदे भारत। जैसा हमने बताया कि अनंत सिंह का स्टाइल अलग है, जो हर जगह दिखाई भी पड़ता है। अब भला घोड़ों को काजू किशमिश कौन खिलाता है, लेकिन अनंत सिंह के घोड़े काजू किशमिश और मखाना खाते हैं। जितना स्टाइल एस्टन हॉल का है, उससे कहीं ज्यादा स्टाइल में हमारे बाहुबली रहते हैं, और ये इन बाहुबलियों का सिग्नेचर स्टाइल है, जो आम लोगों को काफी पसंद भी आता है। बहरहाल ब्रजभूषण शरण सिंह का भौकाल देखकर एस्टन हॉल हैरान है। उन्हें याद रहेगी गोंडा की ये यात्रा और घुड़सवारी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। पाकिस्तान को लेकर ऐसा सच सामने आ चुका है जिससे कि सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका के इशारे पर इमरान खान का तख्ता पलट करवाया गया था? क्या वॉशिंगटन के कहने पर आसिम मुनीर ने इमरान खान को सत्ता से बेदखल किया था? ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि जो हाल इमरान खान का हुआ वही हश्र आसिम मुनीर का भी होने वाला है? रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए सर। लपटों में लाहौर और सुलगता सियालकोट,
घर फूंक डाले, दफ्तर जला डाले और हाथ में खंजर और पत्थर लिए पाकिस्तानी एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू थे। ऐसा ही हुआ था जब 3 साल पहले जिन्ना के मुल्क में जमहूरियत का जनाजा निकला था और इमरान खान को इस्लामाबाद की सत्ता से कोट लखपत जेल की काल कोठरी में पटक दिया गया था। सवाल ये है, क्या पाकिस्तान में एक बार फिर से ऐसा होने वाला है? क्या पड़ोस के मुल्क में आग लगने वाली है? जिस तरह इमरान खान को सत्ता से बेदखल किया गया था, क्या वही हश्र शहबाज शरीफ का भी होने वाला है? पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का क्या होगा? क्या मुशर्रफ की तरह मुनीर को भी पाकिस्तान से भागना पड़ेगा? ये हम नहीं कह रहे, पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं और दुनिया भी मान रही है, और इसलिए मान रही है क्योंकि जिन्ना के मुल्क की सियासत का सबसे बड़ा पाप जमाने के सामने बेपर्दा हो चुका है। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की ऐसी साजिश का खुलासा हो चुका है जिसने पड़ोस के मुल्क में भूचाल ला दिया है। सबूतों के साथ पता चल चुका है कि क्यों पाकिस्तान इन दिनों अमेरिका का गुलाम बना हुआ है, क्यों अमेरिका और ईरान की जंग में पाकिस्तान पोस्टमैन बना हुआ था, क्यों शहबाज शरीफ लगातार ट्रंप के लिए नोबेल मांगते रहते हैं और क्यों आसिम मुनीर को बार बार व्हाइट हाउस तलब किया जाता है। जवाब जानना चाहते हैं तो इन दस्तावेजों पर नजरें गड़ा लीजिए, क्योंकि इन्हीं में आसिम मुनीर का वो पाप दर्ज है जिसने पाकिस्तान में फिर से आग लगाने की आशंका को तेज कर दिया है। पहली बार लीक हुए इन दस्तावेजों में पाकिस्तान के अमेरिका में राजदूत असद मजीद खान और अमेरिकी विदेश विभाग के बड़े अफसर डोनाल्ड लू की बातचीत का ब्यौरा है। मुलाकात 7 मार्च 2022 को हुई थी और इसका संदेश पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय इस्लामाबाद भेजा गया। इसी सीक्रेट मैसेज को साइफर कहा गया, जिसका लबुलुबाब ये है कि इमरान खान के खिलाफ शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने बड़ी साजिश रची थी। इमरान खान को सत्ता से हटाने के लिए अमेरिका से सांठगांठ की गई थी। अमेरिका के इशारे पर इमरान खान को सत्ता से हटाया गया। इमरान खान को परमानेंट जेल में रखने के लिए मुनीर ने पूरी प्लानिंग की थी। लीक हुए दस्तावेजों से पता चलता है कि अमेरिका इमरान खान से नाराज था, किसी भी तरह इमरान खान को सत्ता से बेदखल करना चाहता था। साइफर के मुताबिक डोनाल्ड लू ने उस समय के पाकिस्तानी राजदूत से कहा था कि मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सफल हो जाता है तो वॉशिंगटन में सब माफ कर दिया जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो पाकिस्तान के लिए आगे का रास्ता बेहद मुश्किल होने वाला है। इसलिए शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने अपने माई बाप अमेरिका की ख्वाहिश पूरी करने में देर नहीं की। इमरान खान को जबरन सत्ता से हटाकर जेल की कोठरी में कैद कर दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि इमरान खान से अमेरिका की नाराजगी की वजह क्या थी? अमेरिका इमरान खान के रूस के दौरे से नाराज था, क्योंकि जब इमरान खान रूस के दौरे पर था तभी रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। साथ ही साथ अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को वापस ले जाने के बाद इमरान खान ने अमेरिका को पाकिस्तान में आर्मी बेस सेट करने से भी इनकार कर दिया था। इस वजह से भी अमेरिका इमरान खान से नाराज था। इमरान खान ने इस्लामाबाद की गद्दी पर काबिज होने के बाद से ही अमेरिका का पिछलग्गू बनने से इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, कई बार सरेआम अमेरिका को खरी खोटी भी सुनाते रहे थे। इमरान खान लगातार खैबर पख्तूनख्वा में अमेरिका के ड्रोन हमलों का भी विरोध करते रहे। ऐसी ही तकरीरों की वजह से खान साहब अमेरिका को फूटी आंख नहीं सुआते थे, लिहाजा शरीफ एंड मुनीर कंपनी को काम पर लगा दिया गया। खास बात यह है कि इमरान खान ने 2022 में ही अपनी कुर्सी जाने के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ बता दिया था, लेकिन अब दिक्कत होने वाली है। इमरान खान की तरह ही अमेरिका शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर का सियासी किस्सा खत्म कर सकता है। मास की नहीं, पाकिस्तान की झूठ और मक्कारी का लबादा चीथड़े चीथड़े होने वाला है। शहबाज शरीफ की नोबेल वाली चापलूसी भी काम नहीं आने वाली है। जो हाल इमरान खान का हुआ, वैसा ही हश्र आसिम मुनीर का भी होना तय माना जा रहा है, जिसकी वजह भी है अमेरिका ईरान से जल्द युद्ध खत्म करना चाहता है, जल्द से जल्द हॉर्मुज स्ट्रेट पर पूरा कंट्रोल करना चाहता है। अमेरिका ईरान को अपनी सभी शर्तें मनवाना चाहता है और इसी काम के लिए ट्रंप ने आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को काम पर लगाया था।
जिसमें ये दोनों के दोनों नाकाम रहे हैं। इसलिए पाकिस्तानी भी मान रहे हैं कि ईरान के बाद अमेरिका का कहर पाकिस्तान पर टूटना है। पश्चिम वाले पड़ोस के मुल्क में इसी तरह बर्बादी का चैप्टर पढ़ा जा रहा है। खास तौर से ईरान जंग को लेकर पाकिस्तान ने जिस तरह अमेरिका से दगाबाजी की है, उससे इस्लामाबाद से लेकर पिंडी तक सन्नाटा पसरा हुआ है। तो दूसरी तरफ ट्रंप पाकिस्तान को एहसान गिनाने में लगे हैं। अमेरिका पाकिस्तान से इसी एहसान का बदला चाहता है, लेकिन ईरान को मनाने की औकात पाकिस्तान की ना पहले थी और ना ही अब है। ये और बात है कि ईरान युद्ध में अमेरिका का पोस्टमैन बनकर पाकिस्तान आतंकी मुल्क का टैग हटाने की कोशिश में था। इसलिए शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद में मजमा लगाया, अमेरिकी और ईरानी अफसरों को मुर्ग मुसल्लम खिलाया, लेकिन जंग खत्म न हो पाई और जिन्ना के मुल्क का सबसे बड़ा पाप सामने आ गया। पाकिस्तान का वही हाल होगा जो ईरान का हो चुका है और ये पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं। पाकिस्तानियों की एक ख्वाहिश भी जल्द पूरी होने वाली है। ईरान पर बरसते बारूद की आंच पड़ोस के आतंकी मुल्क पर भी आने वाली है। जिस अमेरिका को पाकिस्तानी अपना माई बाप मान रहे थे, शहबाज शरीफ से लेकर आसिम मुनीर तक जिसकी चापलूसी में लगे थे, वही अमेरिका अब पाकिस्तान को भी खाक में मिलाएगा।